2020 में जब कोविड महामारी भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में फैली थी, उसके बाद कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी वेव ने दुनिया के तमाम देशों पर अपना कहर बरपाया था। उस दौरान ये लग रहा था कि शायद दुनिया की तमाम देशों की बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो धराशायी हो जाएंगी। और उसके बाद जब वैक्सीन का प्रोग्राम चला और दुनिया के तमाम देशों ने जो प्रयास शुरू किए इस महामारी से निपटने के, लगने लगा कि शायद हम इस संकट से उबर रहे हैं। न सिर्फ महामारी के संकट से, बल्कि महामारी के चलते जो अर्थव्यवस्थाओं पर चोट पड़ी थी, उस चोट से हम बाहर अब निकलने लगे हैं। लेकिन हालात अभी तक बदले नहीं है, बल्कि श्रीलंका से लेकर, श्रीलंका तो हमारा एक बहुत करीबी देश है, पड़ोसी देश है, इसके अलावा दुनिया के तमाम जो कॉन्टिनेंट हैं, उन सभी कॉन्टिनेंट्स में तमाम देश ऐसे हैं जो अभी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं संकट से उबरने के लिए, आर्थिक संकट से उबरने के लिए। आज इस विषय पर India.com पर हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मेजर अमित बंसल, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और जिनको पूरी दुनिया में जो इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, या फिर भारत और अमेरिका या भारत और रूस के संबंधों के बीच में, भारत फ्रांस संबंधों के बीच में, भारत चीन टकरावों के बीच में, इन सभी विषयों पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो मेजर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि भारत समेत दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इस समय जिस संकट से गुजर रही हैं उसका किस तरह मुकाबला कर पाएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद देवेंद्र जी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस यानी विश्व आर्थिक मंदी जिसका सामना हम इस समय कर रहे हैं, किन घटनाओं को मोटे तौर पर आप जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे वो मोटे तौर पर कारण जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पूरी दुनिया के देशों को प्रभावित करने वाला मान सकते हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आज दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आर्थिक संकट से ना गुजर रहा हो या किसी प्रकार की मंदी से ना गुजर रहा हो। तो यह एक ग्लोबल फिनोमेना है और दुनिया के सारे देशों पर लागू होता है। अब बात आती है इसके कारणों की। तो कुछ कारण हैं जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और इसमें सबसे पहला कारण है कोविड महामारी। अब कोविड महामारी के कारण से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, एंटायरली सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सर्विस सेक्टर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, टूरिज्म बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो जिन कंट्रीज की इकोनॉमी इन चीजों पर डिपेंड करती थी, वो सारे के सारे कंट्रीज बहुत बुरी तरह इनसे प्रभावित हुए और अफेक्ट हुए और उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश होने की कगार पर खड़ी है। एक दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा ओवर एक्सपेंडिचर बाय द कंट्रीज। अब क्या होता है, अगर आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा, एक हमारे पास भारत में कहावत है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, उतने ही पैर पसारिए जितनी चादर है। तो अगर कोविड महामारी के कारण देशों का जीडीपी घट गया, कोविड महामारी के कारण देशों की इनकम घट गई, तो उसके अनुपात में उनको अपने खर्चे भी कम करने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। खर्चे लगातार बढ़े, खर्चे कम होने की बजाय बढ़े। इसके अलावा देशों ने कोविड महामारी की रोकथाम पर भी काफी खर्च किया, इसके अलावा वेलफेयर मेजर्स पर भी काफी खर्च किया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल राजकोषीय घाटा था वो लगभग सारे ही देशों में बढ़ता चला गया। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण, ये जो राजकोषीय घाटे की बात आप कर रहे हैं, ये क्या डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों पर लागू होता है? दोनों में ऐसे हालात हुए? जी हाँ देवेंद्र जी, दोनों पर लागू होता है। बट देखिए, डेवलप्ड कंट्री के अपने सेटअप प्रोसीजर्स होते हैं, उनके पास बड़ा कैश रिजर्व होता है, उनकी प्लस इकोनॉमी होती है जिसमें उनका इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो ऐसे देशों के लिए इस प्रकार के राजकोषीय घाटे को झेलना आसान है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनको अगर आप 2 साल तक आईएमएफ का लोन ना दें, आईएमएफ की ग्रांट ना दें, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरह की कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी जो आप डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान सकते हैं वो है बोइंग। बोइंग लगातार 3 सालों से घाटे में जा रही है और इस साल उनका घाटा लगभग 4.3 बिलियन डॉलर का है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केवल भारत ही नहीं, सारी अमेरिकी कंपनियां भी घाटे की तरफ जा रही हैं और पूरा विश्व इस तरफ जा रहा है। तो ये एक फैक्टर है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं बात कर रहा था तीसरे कारण की, जिसकी वजह से ये पूरा इकोनॉमिक स्लंप आया है। और तीसरा कारण है ओवर डिपेंडेंस ऑन डॉलर। देखिए, जब 60s में 70s में डॉलर ये ऑयल खोजा गया,
तो एक पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट आया और पूरी दुनिया में एक ये अनरिटन रूल बन गया कि अगर आपको ऑयल या ऑयल प्रोडक्ट्स किसी से खरीदने हैं तो यू हैव टू डू द पेमेंट इन ओनली डॉलर्स। और ये जो प्रथा शुरू हुई, ये जो चलन शुरू हुआ, इसको हम आज तक रीपे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल लगातार महंगा होता चला जा रहा है और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होता है? जिसकी डॉलर करेंसी है, अमेरिका। एक और कारण है, एक और सबसे आखिरी कारण मैं बताऊंगा। जिस कंट्री के अंदर गवर्नेंस स्ट्रांग रही है उस कंट्री ने किसी ना किसी तरह से इस इकोनॉमिक मंदी को थोड़ा बहुत झेल लिया है, थोड़ा बहुत इससे उबर पाया है। लेकिन जिन कंट्रीज में गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं रही है, दे वर द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो देयर अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक पेरू, और चाहे वो अफ्रीकन इकोनॉमीज हो, और मे बी देयर आर फ्यू कंट्रीज ऑफ यूरोप विच आर गेटिंग अफेक्टेड लाइक दिस। जी, तो ये 4 बड़े कारण हैं जिनसे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है और पूरी दुनिया की आर्थिक मंदी हमारे सामने खड़ी है और जिसका डर है कि हमें उसका मुकाबला करना पड़ सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। अभी आपने डॉलर का जिक्र किया, तीसरा बिंदु था, और डॉलर के मुकाबले रुपया अगर गिर रहा है तो उसके मुख्य कारण क्या हैं? भारत इससे कितना हद तक प्रभावित हो सकता है और भारत को इससे बचने के लिए, उसके इम्पैक्ट से, नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए क्या उपाय करने पड़ सकते हैं या करने चाहिए? देवेंद्र जी, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 50-55 सालों में विश्व में डॉलर को एक कॉमन करेंसी बना दिया गया और ये एक प्रथा चल पड़ी कि आपको जो भी ट्रेड करना है उसका पेमेंट डॉलर में ही होगा। और उसका ये साइड इफेक्ट ये रहा कि बाकी जो डोमिनेंट करेंसीज थी, चाहे वो कुछ दशक पहले की पाउंड हो, या आजकल की यूरो हो, या फिर वो जापानीज येन हो, या फिर वो चाइनीज रेमिनीबाई हो, और चाहे वो भारतीय रुपया हो, इन कंट्रीज को, इन करेंसीज को डॉलर के मुकाबले खड़े होने का मौका ही नहीं मिला, खड़ा होने नहीं दिया गया। तो आज जब आपने डॉलर के मुकाबले इन करेंसीज को नहीं खड़ा होने दिया गया, और जैसे कि मैंने पेट्रो डॉलर का जिक्र किया, अब अगर ऑयल महंगा हो रहा है तो जाहिर सी बात है डॉलर भी महंगा होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर के मुकाबले पूरी दुनिया की करेंसीज, चाहे वो इंडिया का रुपया हो, चाहे वो पाकिस्तान का रुपया। अभी आप देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था रुपया गिरना शुरू हुआ पाकिस्तान का, और आज मैं उनके एक्सचेंज रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो पाकिस्तान का रुपया आज 200 रुपये पर डॉलर से भी नीचे गिर चुका है। और हालात लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में तो और ज्यादा खराब हैं। तो आप ये समझिए कि जहां पर भी थोड़ा बहुत करेंसी कमजोर है डॉलर के मुकाबले, वो गिरी है। तो जो आप देख रहे हैं करेंसी के डिवैल्यूएशन का जो रेशो है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरह की गवर्नेंस है कंट्री के अंदर और किस तरह की उनकी लोकल करेंसी परफॉर्म कर पा रही है बाकी जगहों पर। अब मैं एक और छोटी सी बात बताऊंगा कि जैसे पाकिस्तान का रुपया गिर करके 200 रुपये से नीचे पहुंच गया है, पर भारत का रुपया अभी इतना नहीं गिरा। भारत में जो गिरावट है वो इतनी तेज नहीं है। उसका एक प्रमुख कारण है कि भारत ने ऑलरेडी कुछ देशों के साथ में रुपए के साथ ट्रेड शुरू कर दिया है। ईरान के साथ हम लोग रुपए में ट्रेड करते थे, रशिया के साथ हमने रिसेंटली स्टार्ट किया कि हम रुपए में ट्रेड करेंगे। इसके अलावा कुछ आसियान कंट्रीज भी हैं जिनके साथ हम रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। तो चूंकि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर रुपए में ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारी करेंसी अभी कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज इज लिटिल बिट स्टेबल। जी, रुपए के गिरने के पीछे एक और कारण बताया जा रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें हाल ही में फेडरल रिजर्व ने आधार 0.5 आधार जो इसका है बेस डॉलर का, वो बढ़ाया है। इस वजह से भी शायद रुपए का या दुनिया की बाकी जो मुद्राएं हैं उनका अवमूल्यन हुआ है थोड़ा सा। तो इसके पीछे ये भी जो रिजर्व बैंक ने बेस पॉइंट बढ़ाया है इंटरेस्ट का, उसका सर्टेनली इफेक्ट माइनर पड़ता है, बट वो बेस पॉइंट बढ़ाने का मेन पर्पज ये था, बिकॉज बेस पॉइंट बढ़ाने का मेन पर्पज ये था कि बैंक को इनफ्लो चाहिए पैसे का। अगर बैंक को इनफ्लो मिलेगा तभी वो उसका आउटफ्लो कर पाएगा इकोनॉमी के अंदर। इनफ्लो बढ़ाने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में डालें और उस इनफ्लो को बैंक बाकी इंडस्ट्रीज़ को, बाकी इलाकों में, बाकी जगहों पर डिसबर्स करके उसका आउटफ्लो बना पाएं। तो ये तो एक कॉमन फिनोमेना है, बट इससे डिवैल्यूएशन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डिवैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करता है इंटरनेशनल फैक्टर्स के ऊपर। और ये जो बेसिस पॉइंट का है, आधार पॉइंट को जो गिराया है, वो एक डोमेस्टिक फैक्टर है। जी,
तो अब अगला सवाल ये आपसे कि श्रीलंका में जो राजनीतिक अस्थिरता हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे थे, नेपाल में अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से थी, लेकिन श्रीलंका में जिस तरह का ये ज्वालामुखी बनकर फूटा, नेपाल उससे क्या बच गया? नेपाल में कई सालों से अस्थिरता थी और श्रीलंका में कुछ महीनों से, और उसके बावजूद नेपाल अभी अगर देखें तो बेहतर हालात में है श्रीलंका से। क्या नेपाल को हम मान लें कि उस तरह की ज्वालामुखी का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा? देवेंद्र जी, नेपाल के हालात और श्रीलंका के हालातों में बहुत ज़्यादा फर्क है। सबसे पहला फर्क क्या है कि नेपाल की जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देनदारी है, जितने उसको कर्जे चुकाने हैं, उसके पास उससे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है अभी आज के हालातों में। श्रीलंका की ऐसी हालत नहीं थी। श्रीलंका में कर्जा लेते लोग चले गए, श्रीलंका की सरकारें लगातार कर्जा लेती चली गई और उन्होंने उसके और जरा भी ध्यान नहीं दिया कि हम इस कर्जे को कैसे चुका पाएंगे। दूसरी बात यह है कि नेपाल में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने, जो पुरानी केपी शर्मा ओली की सरकार थी, उन्होंने जो गलत डिसीजंस लिए और जो खराब डिसीजंस लिए, उनको अभी जो देववा जी की सरकार है, जो प्रेजेंट सरकार है, उसने काफ़ी स्तर पर सुधार दिया है। तीसरी बात यह कि जो नेपाल ने इकोनॉमिक क्राइसिस होने से पहले ही अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स, जो अपने कम खर्ची के जो उपाय हैं, वो करने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो नेपाल है वो श्रीलंका के स्तर पर पहुंच पाएगा। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भारत न सिर्फ अपने आंतरिक मामलों से संघर्ष कर रहा है, बल्कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनमें अस्थिरता का जो वातावरण पैदा हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका या फिर पूर्वी देशों में म्यांमार और बांग्लादेश या फिर नेपाल की बात हो, यहाँ पर अस्थिरता होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत पर भी उसका किसी न किसी रूप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर तो पड़ना ही है। एक बात हम करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की जन्म जयंती मनाने के लिए लुम्बिनी का दौरा किया, और इस दौरान जिस तरह की गर्मजोशी दोनों देशों के हेड्स की तरफ से देखने को मिली, क्या ऐसा लगता है कि चीन जो नेपाल को एक मोहरा बना रहा था, एक और मोहरे की तैयारी कर रहा था, क्या अब उसके हाथ से वो निकल चुका है? देखिए, बहुत मुश्किल है इस प्रश्न का उत्तर देना, पर मैं आपको दो चीज़ कहूँगा। पहली चीज़ ये कि अगर आप नेपाल के संबंध चीन से देखते हैं और नेपाल के संबंध भारत से तुलना करते हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि नेपाल सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली एंड इकोनॉमिकली इट इज मच मोर कनेक्टेड टू इंडिया देन इट इज कनेक्टेड टू चाइना। विद चाइना देयर इज नो सिमिलरिटी इन कल्चर, विद चाइना देयर इज नो सिमिलरिटी इन रिलीजन, विद चाइना देयर इज नो सिमिलरिटी इन सोसाइटी, बट नेपाल हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया फॉर लास्ट सो मेनी एजेस। अब हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों में चाइना ने अपने स्टूज बिठाए, अपने कुछ पिट्ठू बिठाए सरकार में, जिन्होंने चाइना के कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, चाइना, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि वो नेपाल के ऊपर कंट्रोल करे। पर जो नेपाल की एक कॉमन जनता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, दे लाइक इंडिया एंड दे हैव बीन क्लोज टू इंडिया, और मुझे लगता नहीं है कि नेपाल कभी चाइना के इतना क्लोज जा पाएगा जितना वो आज इंडिया के क्लोज है। ओके। और पिछली सरकार जो थी केपी शर्मा ओली की, उसके बारे में ज़रूर माना जाता था कि वो थोड़ा सा लीनियंट थी, थोड़ा सा उसका झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा था, लेकिन शेर बहादुर थोड़ा झुकाव नहीं था देवेंद्र जी, पूरा झुकाव था चाइना, पूरा झुकाव था, पूरा झुकाव, पूरा झुकाव था। तो अब कह सकते हैं कि ऐसी सरकार बनी है, ऐसे नेता के हाथ में इस समय नेपाल है जो थोड़ा सा भारत की तरफ झुकाव रखता है, या कहें कि ज़्यादा झुकाव रखता है। और ये नेपाल और देवेंद्र जी, ये अभी जो शेर बहादुर देववा हैं, भारत की तरफ झुकाव हो ना हो, पर इनका नेपाल की तरफ झुकाव बहुत अच्छी तरीके से, और ये नेपाल के हितों को अच्छी तरह समझते हैं। और जो व्यक्ति नेपाल के हितों को समझता है, उसको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि नेपाल का और भारत का जो संबंध है वो अमिट संबंध है, किसी से मिटने वाला नहीं है। जिसने इस चीज को समझ लिया उसने नेपाल की तरक्की की, और जिसने इस चीज को नहीं समझा उसने नेपाल की तरक्की में रोड़े अटकाए, जैसे कि पहले केपी शर्मा ओली की सरकार ने किया था। बिल्कुल आपने सही जोड़ा। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं भी जिक्र करूँगा कि अभी हाल ही में जब ये पिछले साल जुलाई में जब इन्होंने शेर बहादुर देववा ने प्रधानमंत्री पद संभाला था, उसके बाद जो नेपाल की प्रोजेक्ट चल रहे थे, चाइना के प्रोजेक्ट चल रहे थे नेपाल में, उनमें से कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन पर शेर बहादुर देववा ने सवाल खड़े किए थे और उनमें कुछ कमियां थी, उनको दुरुस्त कराया था। इससे चीन को बुरा लगा था, लेकिन उन्होंने नेपाल के हितों को ध्यान में रखा था। अब रूस की बात हम करते हैं, रूस और यूक्रेन।
क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पूरी वैश्विक जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है और इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ा है। और इस समय जो क्राइसिस है उसमें भी एक पॉइंट आपने जिक्र किया था 4 पॉइंट में से कि एक कारण ये भी है डेफिनेटली कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी थोड़ा सा असर पड़ रहा है। तो रूस युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है। दुनिया के कई देश रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों या फिर अमेरिका और अमेरिका के अन्य सहयोगी देश हों। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रूस पर पड़ रहा है, रूस की अपनी अर्थव्यवस्था को रूस की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है उससे दुनिया कितना प्रभावित हो सकती है, क्योंकि रूस दुनिया का बहुत बड़ा भागीदार देश है जो कई मायनों में कई देशों के लिए कई देशों की रूस पर निर्भरता है। तो रूस की इकोनॉमी अगर डाउन जाती है तो दुनिया के कई देशों पर भी असर उसका पड़ेगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। हम रूस की इकोनॉमी को एक अलग फैक्टर में देखते हैं, पर जो रूस यूक्रेन लड़ाई है, रूस यूक्रेन की लड़ाई में जो अभी हालात चल रहे हैं, पहले हम लोगों को लगा कि जैसे जब उन्होंने 23 फरवरी को अटैक किया, लगा कि 10 दिन 12 दिन में ये अटैक शांत हो जाएगा, तो लगा कि चलिए शांत हो जाएगा, वो रूस पीछे हट जाएगा। पर अभी 3 महीने हो गए हैं और रूस अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब ऐसा हालात लग रहे हैं कि रूस इज रेडी, रशिया इज रेडी फॉर ए लॉन्ग हॉल। हो सकता है वो लड़ाई जिस तरह से डॉनबास में वो पिछले 8 साल से लड़ रहा है, वो इस तरह की लड़ाई को और यूक्रेन की लड़ाई को हो सकता है अगले कुछ साल भी खींच करके ले जाए। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये, जिस तरह से पूरी विश्व ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, आपने सैंक्शन लगा दिए कि रूस ट्रेडिंग नहीं करेगा, रूस के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, लेकिन व्हाट अबाउट दोज कंट्रीज हु आर डिपेंडेंट ऑन रूस? वी हैव एंटायर ऑफ यूरोप इज डिपेंडेंट ऑन रूस फॉर इट्स ऑयल, फॉर इट्स गैस एंड फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपने रूस से आने वाले ऑयल को बंद कर दिया, आपने रूस से आने वाली गैस को बंद कर दिया, तो ये जो कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, आपके स्वीडन है, बाल्टिक कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, लिथुआनिया, ये सारे कंट्रीज की एनर्जी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग गल्फ कंट्रीज से ये गैस और ऑयल ले लें, तो उसमें भी 2 सवाल उठते हैं कि क्या गल्फ कंट्रीज इनकी डिमांड पूरी कर पाएंगे, और क्या ये यूरोपियन कंट्रीज गल्फ कंट्रीज को उतना पैसा दे पाएंगे जितना जायज़ भी नहीं है, 2 गुनी 3 गुनी कीमत गैस की और ऑयल की दे पाएंगे? तो इन दोनों के कैस्केडिंग इफेक्ट है। ना तो आपके पास सप्लाई है और ना आपके पास उस सप्लाई को देने के लिए पैसा है। और मैं और आपको एक चीज और है कि अगर जो एनर्जी सोर्सेस हैं, चाहे वो गैस है या ऑयल है, उसको इंपोर्ट करने का अगर ये रूट डाइवर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज की तरफ, तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया डेवलप करना पड़ेगा या फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता इनको पड़ेगी। देवेंद्र जी, तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं इतनी ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में कई दशक लगते हैं, और ज्योग्राफिकल सिचुएशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन यूरोप की इसको परमिट नहीं करती है कि आप गल्फ कंट्री से कैसे लाएंगे पाइपलाइन। गल्फ कंट्री सो फार हो, आप वहां से पाइपलाइन बिछाने की बात अगर करते हैं तो उसमें एक तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, आपको कई दशक लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद भी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप ऑयल टैंकर्स में भर करके ऑयल मंगाएं और गैस टैंकर्स में भर करके गैस मंगाएं, जो कि उनको मल्टीपल टाइम्स एक्सपेंसिव पड़ेगी, और इसका पूरा का पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट यूरोप की इकोनॉमी भी पड़ेगा। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये बात कही है कई बार, कि इफ देयर इज ए नेट लूजर ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, it will not be Russia, it will not be Ukraine. The net loser of this war will be Europe, and it is the Europe which is going to be affected for the worst. They should be prepared for the worst. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन यूरोप ने कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि इस युद्ध को रोकने के लिए जिस तरह से रूस चाहता है उस तरह से प्रयास करे, बल्कि जिस तरह से यूक्रेन चाहता है, यूक्रेन की जो मानसिकता है, उस तरह से यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन लीडर्स लगातार यूक्रेन के साथ खड़े रहे। और हम आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्या दुनिया भयानक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है और उसका हमें सामना करना पड़ेगा। मेजर अमित बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं। और अगला और आखिरी सवाल ये है कि स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक रीजन की हम बात करें, कंटिनेंट की बात करें, तो कौन सा वो कंटिनेंट है या कौन सी वो कंट्री है जो वर्स्ट अफेक्टेड है, और ख़ास तौर पर कंट्री की अगर हम बात करें तो वो कौन सा देश जिसके अफेक्ट होने से दुनिया अफेक्ट हो सकती है, जैसे हमने रूस का जिक्र किया था। देवेंद्र जी, हम इसको ना सेगमेंट करके बात करेंगे, क्योंकि हर कंट्रीज की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं।
अगर आप लैटिन अमेरिका की बात करेंगे तो लैटिन अमेरिका में आर्थिक मंदी के अलग कारण हैं। वहां पर एक स्लो डाउन पिछले कई वर्षों से चल रहा है, अब से नहीं कई वर्षों से चल रहा है, और उस स्लो डाउन की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, गवर्नेंस बहुत पुअर है, और साथ में कोविड महामारी और बाकी फैक्टर्स। रशिया यूक्रेन फैक्टर वहां पर नहीं है, तो वहां पर जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है उसके अलग कारण है। आप अगर अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में एथनिक क्लैशेस इतने ज़्यादा होते हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। पुअर इकोनॉमी अपने में बहुत बड़ा कारण है, और अफ्रीका के अंदर चीन का और यूरोपियन कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से वहां स्लो डाउन है। हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया क्या कारण है यूरोप में मंदी के, मेनली रशिया यूक्रेन वॉर और कोविड महामारी। और एशिया के अंदर भी सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो रहा है कोविड महामारी। श्रीलंका के केस में भी सबसे बड़ी कारण वो कोविड महामारी रहा, जिसकी वजह से उनका पूरा टूरिज्म बिजनेस लॉस हुआ। नेपाल के केस में भी उनका काफी बड़ा टूरिज्म लॉस हुआ, जिसकी वजह से उनके टोटल जीडीपी पर फर्क पड़ा। इवन थाईलैंड हैज बीन वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। बट कुछ कंट्रीज हैं, अगर उनकी इकोनॉमी क्रैश होती है तो वर्ल्ड इकोनॉमी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जिसमें से एक कंट्री है चाइना। चाइना में अभी एक बार फिर से कोविड सर उठा रहा है, और जिस तरह की शंघाई और बीजिंग की हमारे पास खबरें और इमेजेस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हैं। हालांकि चूंकि वहाँ पर मीडिया सेंसर्ड है, इसलिए हमें ये नहीं पता कि हालात क्या हैं चाइना के अंदर। लेकिन अगर चाइना के इकोनॉमिक मेल्टडाउन का कुछ इफेक्ट दिखता है बाहर की तरफ, तो वो ग्लोबली हर कंट्री को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स चाइना ने अपने फुटप्रिंट्स दुनिया के सारे कंट्रीज में बनाए। इवन अमेरिका विल गेट अफेक्टेड इफ चाइना हैज ए इकोनॉमिक मेल्टडाउन। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया में अगर चाइना की इकोनॉमी प्रभावित होती है, चाइना में भयानक मंदी देखने को मिलती है, तो दुनिया के कई देश प्रभावित हो सकते हैं सीधे तौर पर। तो एक आखिर में मैं ये कहूँगा मेजर साहब कि जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशन है, जिस तरह की ग्लोबल कनेक्टिविटी है, एक देश की दूसरे देश के साथ जुड़ाव या निर्भरता है, उसको देखते हुए किसी देश को टारगेट करना, किसी देश को कमज़ोर करने का जो फैसला लेना है, वो कहीं ना कहीं उसके बारे में नेताओं को, राजनेताओं को ये सोचना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के देश हो या फिर रशिया और यूक्रेन हो, इन सभी को सोचना पड़ेगा कि उसका पलटकर इम्पैक्ट उनके देश पर पड़ना बहुत लाजमी है। जी अभी बहुत सारे तो बहुत एक बात और मैं कहूँगा जी, मैं अगर इफ यू सी इन ए पॉजिटिव वे, सो दिस ग्लोबल मेल्टडाउन जो दुनिया में आर्थिक मंदी आ रही है, दिस कैन प्रूव टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है ये। और अगर हमने इसको सही तरीके से लिया तो हो सकता है कि हम इस मंदी के दौर में मंदी में दबने की बजाय एक नए विश्व लीडर के तौर पर, विश्व के नेता के तौर पर उभर सकते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन भारत को और भारत के लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि हमें अपने आंतरिक मामलों को थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ेगा, ताकि हम अपने आप को विश्व के सामने एक मजबूत देश के तौर पर, चाहे वो आर्थिक फ्रंट पर हो या फिर सामरिक फ्रंट पर हो, हम लेकर के आ सकें। मेजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर अमित बंसल हमारे साथ जुड़े थे और बात कर रहे थे हम आज कि क्या हम एक नई और भयानक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया क्या उसकी तरफ बढ़ रही है। India.com पर इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से बने रहिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। लेकिन चलते चलते आपसे एक बार फिर अपील करेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया और अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें, और कुछ सवाल हैं तो सवाल भी आप पोस्ट कर सकते हैं। मेजर अमित बंसल खुद आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।